हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 फरवरी 2025 का डेली करंट अफेयर्स। पिछले कुछ दिनों से डेली करंट अफेयर्स रुका हुआ था, तो इसमें हम वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो लास्ट कुछ दिनों से इम्पॉर्टेंट चल रहे थे, और बहुत ज़्यादा वैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे नहीं। तो ओवरऑल 3 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे, जो कि लास्ट 4-5 दिनों से इम्पॉर्टेंट बने हुए हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर क्या होता है? इंश्योरेंस वर्ड का नाम सुन के आपको समझ में आया होगा कि ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट बनता है। प्रीलिम्स के लिए भी हाईली इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, द ओरिजिन्स एंड नुआंसेज ऑफ द कॉन्सेप्ट। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बहुत पूछती है, मेंस के पॉलिटी में भी पूछती है, एथिक्स में भी पूछती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर इंडियाज सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड एंड व्हाई इज डिमांड फॉर सच बॉन्ड वीक। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों सब्जेक्ट आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे। व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक? व्हाट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग बैंक्स में पैसा जमा कराते हो, है ना। आपका अकाउंट होगा बैंक में, सेविंग अकाउंट हो सकता है आपने एफडी कर रखा होगा, ठीक है। अलग अलग बैंक में आपने अकाउंट खोल रखे होंगे। तो अगर मान लो आपने किसी बैंक में 50 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, चाहे वो एफडी कर रखा है चाहे सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, और अचानक से वो बैंक करप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो फिर क्या होगा? ऐसे में आपको वो 50 लाख रुपीज जो आपका दिवालिया बैंक के दिवालिया होने से हो रहा है, वो 50 लाख रुपीज डूब जाएगा कि आपको मिलेगा? तो उसी चीज को कि आपने जो डिपॉजिट करवाया हुआ है, वो डिपॉजिट के ऊपर आपको कुछ इंश्योरेंस, या डिपॉजिट के ऊपर आपका इंश्योरेंस होना जरूरी है, जिस इंश्योरेंस को आपको नहीं करना वो बैंक्स कराती हैं, सो दैट कि अगर बैंक दिवालिया हो रही हैं तो जो लोग भी डिपॉजिटर्स हैं उनको उनका पैसा मिल सके। तो क्या उनको उनका 100% पैसा मिलता है? ऐसा नहीं है। इंडिया में एक लिमिट है। लिमिट क्या है? अप टू 5 लाख। कि अगर आपने बैंक में 1 लाख तक अकाउंट में जमा कर रखा है और बैंक जो है बैंक रन से परेशान है, दिवालिया होने वाला है, तो 1 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। 5 लाख तक अगर आपने जमा कर रखा है तो 5 लाख भी मिल जाएगा। मोर देन 5 लाख जमा किया है तब भी आपको 5 लाख ही मिलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर। अब बात ये चल रही है कि 5 लाख से जो लिमिट है वो बढ़ा देना चाहिए और ज्यादा। पहले वो लिमिट 1 लाख हुआ करता था, अभी वो लिमिट 5 लाख हो गया है। The center is actively considering increasing the deposit insurance cover beyond the current 5 lakh limit as confirmed by Financial Service Secretary. तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस इज अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फॉर डिपॉजिटर इफ अ बैंक फेल्स और फेसेज रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय आरबीआई। अगर आरबीआई रिस्ट्रिक्शन लगाता है और बैंक फेल हो जाता है, तो वैसे में प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, उसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस है। इट इंश्योरेंस कंपनसेशन अप टू अ सेट लिमिट। तो फिलहाल जो सेट लिमिट कितना है वो 5 लाख है। इसके लिए जो बॉडी है वो कौन सी है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, जो कि आरबीआई की ही सब्सिडरी है, DICGC। ये बॉडी का नाम भी पता होना चाहिए और किसका सब्सिडरी है वो पता होना चाहिए। कवरेज एंड एक्सक्लूजन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्या क्या इंक्लूडेड है? सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा आपका होगा वो इंक्लूडेड है। फिक्स डिपॉजिट में जो भी पैसा आपका होगा वो इंक्लूडेड है। रेकरिंग डिपॉजिट, हर महीने अगर आप कुछ पैसा जमा करते जा रहे हो उसको क्या बोलते हैं? रेकरिंग डिपॉजिट, वो भी इंक्लूडेड है। करंट अकाउंट, बहुत सारे बिजनेस होल्डर करंट अकाउंट बैंक में खोल के रखते हैं, वो भी इंक्लूडेड है। कवरिंग बोथ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल भी कवर्ड है और इंटरेस्ट भी कवर्ड है। ये सब कवर्ड है इंश्योरेंस में। क्या क्या कवर्ड नहीं है? फॉरेन एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेनर्स ने जो डिपॉजिट दिया है या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिपॉजिट दिया है वो कवर नहीं है। इंटर बैंक डिपॉजिट, एक बैंक का दूसरे बैंक में जो डिपॉजिट है वो कवर नहीं है। एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने जो डिपॉजिट कराया है वो सब एक्सक्लूडेड है, और ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। प्रीलिम्स के लिहाजे से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये कैसे काम करता है? सपोज आप डिपॉजिटर हो, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो इसके ऊपर बैंक क्या करेगा? कुछ प्रीमियम पे करेगा, और प्रीमियम से आपका पैसा क्या रहेगा? प्रोटेक्टेड रहेगा, इंश्योर्ड रहेगा। हाउ बैंक्स कीप योर डिपॉजिट सेफ?
both government bank and private bank have to follow the same prudential norm of RBI. ऑलमोस्ट 22.75% जितना बैंक के पास पैसा जमा है उसका एक पोर्शन CRR और एक पोर्शन SLR बनता है, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। तो ऑलमोस्ट जितना बैंक के पास जमा है उसका 22-23% जो है बैंक को अलग रखना पड़ता है। बैंक्स हैव टू मेंटेन एटलीस्ट 9% ऑफ मनी लेंट एज कैपिटल ऑल द टाइम, है ना। अगर बैंक स्ट्रेस में जाता है तो RBI उसको एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के थ्रू गुजारता है, बहुत सारा काम उनका रोक दिया जाता है। तो ऐसे करके ये पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। जब भी हम बैंक्स के बारे में पढ़ें तो जाके हम पढ़ते हैं कि कैसे बैंक्स जो है आपका डिपॉजिट को सेफ रखता है। अगर डिपॉजिट इंश्योरेंस की पढ़ें तो इंडिया जो है एशिया के अंदर पहला कंट्रीज बना जो डिपॉजिट इंश्योरेंस का गारंटी देता था। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जहां यहाँ एस्टैब्लिश हुआ और 1500 पर डिपॉजिटर की गारंटी दी गई। देखो 1962 की बात है, तो 1962 में इवन 1500 भी बहुत ज्यादा था। बाद में ये डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो बनाया गया उसको मर्ज कर दिया गया क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के साथ और नया बन गया DICGC। 1993 में वो कवर कर बढ़ के 1 लाख कर दिया गया, है ना। और 1993 के बाद सीधे 2020 में बढ़ाया। सोचो 2020 में वो कवर 1 लाख से बढ़ के कितना हो गया है, 5 लाख। तो अगर आपका 5 लाख तक किसी बैंक अकाउंट में पैसा है तो वो सिक्योर है। बैंक अगर लॉस में भी जा रही है, बैंक अगर बर्बाद भी हो गई तो आपके 5 लाख वो सेफ है। लेजिस्लेशन वाज अमेंडेड टू मैंडेट इंश्योर्ड पे आउट विद इन 90 डेज, है ना। बैंक जब भी रिस्ट्रिक्शंस में आ जाए उसके 90 डेज के अंदर लोगों का 5 लाख पे कर देना था। अगर अलग अलग कंट्रीज की बात करें रुपीज में, इंडिया में 5 लाख की गारंटी है, ब्राजील में ज़्यादा है, कोरिया में भी ज़्यादा है, रशिया में भी ज़्यादा है, US में तो बहुत ही ज़्यादा है। खैर US में डॉलर में होगा, डॉलर का रुपी कन्वर्जन जो है 178 लाख है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो इतना डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट है। इंडिया में भी इट्स हाई टाइम 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर देना चाहिए। एटलीस्ट बैंक में आपके 10 लाख रुपए तो सेफ हो, सिक्योर हो। DICGC वाज एस्टैब्लिश इन 1961। कब एस्टैब्लिश हुआ? 1961 में एज अ होली ओन्ड RBI सब्सिडरी, और वो एक्ट बना DICGC एक्ट 1961। इट कवर्स ऑल कॉमर्शियल बैंक, सारा कॉमर्शियल बैंक को कवर करता है, रीजनल रूरल बैंक को कवर करता है, फॉरेन बैंक्स इन इंडिया को कवर करता है, कोऑपरेटिव बैंक्स को कवर करता है। बैंक्स पे द इंश्योरेंस प्रीमियम, डिपॉजिटर्स डू नॉट पे एनी चार्ज। बैंक क्या पे करता है? इंश्योरेंस का प्रीमियर, और डिपॉजिटर कोई भी चार्ज पे नहीं करते हैं। इट इंश्योर्स टाइमली कंपनसेशन विद इन 90 डेज। 90 डेज के अंदर टाइमली कंपनसेशन मिलता है ना। तो प्रीमियम जो है जो DICGC को जाता है वो कौन देता है? बैंक। आप अपना पैसा बैंक को दे रहे हो, बैंक प्रीमियम देता है, आपको नहीं देना होता है। एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग इंश्योरेंस अराइजेस व्हेन अ बैंक एक्सपीरियंसेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज or when restrictions are imposed by RBI under section 18A of DICGC Act 1961। अगर बैंक लिक्विडेट हो रहा होता है, DICGC distributes the insured sum within 2 months after receiving a depositor claim list from the bank liquidator। बैंक जैसे ही क्लेम लिस्ट देता है DICGC 2 महीने के अंदर क्या करेगी? पैसा दे देगी। और अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा बैंक पे, लिक्विडेट नहीं हो रहा है, तो 90 डेज में दे देगी। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, द ओरिजिन्स एंड नुआंसेस ऑफ द कॉन्सेप्ट। मोरालिटी आपको समझ में आता है? मोरालिटी का मतलब आपने जो सोचा कि लाइफ में, दुनिया में क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत है, वो चीजें क्या है, मोरालिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि चोरी करना गलत है, तो आपके मोरालिटी के हिसाब से चोरी करना गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सोचा कि पैसे का मिसयूज करना गलत है, पैसे का मिसयूज, किसी भी इलीगल एक्टिविटीज, या इलीगल एक्टिविटीज अगर हम नहीं बोले तो कोई भी ऐसी हरकतें, फॉर एग्जांपल पार्टी करना या फिर लिकर कंज्यूम करना, इन चीजों में अगर कोई यूज कर रहा है पैसे का, किसी के लिए वो मोरल हो सकता है, किसी के लिए इमोरल हो सकता है ना। किसी के लिए मोरल हो सकता है कि उसी से उसको खुशी मिल रही है, वो पैसे कमा ही इसलिए रहा है कि पार्टी कर सके, और दूसरे वाले के लिए वो इमोरल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी के लिए भी वो इमोरल था कि ऐसी खराब चीजों के लिए, आप जो हेल्थ खराब कर रही हैं उसके लिए आप पैसे का यूज कर रहे हो। तो ऐसे मोरालिटी क्या है? मोरालिटी आपको ये बताता है आपके अंदर कि क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। तो यहां पे बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, मतलब आपका अपना सही और गलत का जो पैरामीटर है वो आप अलग रख दो और आप कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करो। किस पे फोकस करो? कॉन्स्टिट्यूशन पे।
कॉन्स्टिट्यूशन किन चीजों को सही बोल रहा है और किन चीजों को गलत बोल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन जिन चीजों को सही बोल रहा है आप भी उन चीजों को सही बोलो, और जिन चीजों को गलत बोल रहा है आप भी उन चीजों को गलत बोलो। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सभी किसी को इक्वल मानता है इंडिया के अंदर, किसी भी रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, सेक्स के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे किसी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता। तो आपका मोरालिटी भी वैसा होना चाहिए कि आप भी किसी के अंदर वैसा कुछ डिस्टिंक्शन नहीं करो। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बोल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है उसी को हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बोल सकते हैं। तो ओरिजिन एंड द नुआंसेस ऑफ द कॉन्सेप्ट, तो इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कैसे चीजें बनाई वो सब हम सारा कुछ समझने वाले हैं। रिसेंटली कोर्ट्स हैव अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टू हेल्प इंटरप्रेट लॉज एंड डिसाइड इफ दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? रेफर्स टू अ सिविक कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स एंड ऑफिसेस along with self restraint and critic। खुद से अपने ऊपर क्या लगा लो? सेल्फ रिस्ट्रेंट भी लगा लो, है ना, कि ये काम गलत है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो नहीं करो। तो वो सब चीजें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या एम्फेसाइज करेगा? रूल ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैफिक को तोड़ नहीं रहे हो, सारी रूल्स फॉलो कर रहे हो, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को एडहियर करो, फॉलो करो, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो भी मिला है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, उसको रिकॉग्नाइज करो, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज लेके आओ अपने अंदर, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वुड मीन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट पीपल। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जो कन्फ्लिक्ट कर रहा है उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उस अमिकेबली प्यार से कैसे सॉल्व किया जाए, विदाउट कन्फ्रंट्रेशन, बिना झगड़ा किए, वो चीज क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब लॉ को फॉलो करो, इंडिविजुअल लिबर्टी, हर किसी का लिबर्टी को रिकॉग्नाइज करो, हर किसी को इक्वल कंसिडर करो, फ्रीडम ऑफ चॉइस, हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस रहे, प्रियम्बल को फॉलो करना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल जस्टिस, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सब चीज क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, लोगों में जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, ये सबको अपहेल्ड किया जाए, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, जुडिशरी का इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ज्यादा हो, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, जुडिशरी बायस नहीं हो, जुडिशरी किसी के साथ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के साथ जुडिशरी का ओवरलैप नहीं हो। तो वैसे में हम क्या बोल सकते हैं? ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक की फीचर बनता है। एक सिविक माइंडसेट हो लोगों के अंदर, हार्मोनाइजिंग ट्रेडिशन विथ मॉडर्निटी, ट्रेडिशन को मॉडर्निटी के साथ मिला के चले, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इवॉल्व कहां से हुआ है? जॉर्ज ग्रोटे का बुक था अ हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, वहां से इवॉल्व होते हुए बोला जा सकता है। ही डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज अ पैरामाउंट रेवरेंस फॉर द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लिखा हुआ नहीं है, बट मोरालिटी बहुत जगह लिखा हुआ है ना। डॉक्टर अंबेडकर ने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट, आपको नेचुरली नहीं आ रहा है, या बहुत लोगों को नहीं आ रहा है, इट हैज टू बी कल्टिवेटेड। जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में है उसका ओबे करना, उसका फॉलो करना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीजों को सही और गलत सोचना, अपने अकॉर्डिंग नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही गलत सोचना, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसलिए इट हैज टू बी कल्टिवेटेड। वी मस्ट रियलाइज दैट आवर पीपल हैव येट टू लर्न, हमारे लोगों को अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सीखना है। ये बातें 1946 1947 में हो रही थी। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ओनली अ टॉप ड्रेसिंग, डेमोक्रेसी जो है ऊपर का, मिट्टी के ऊपर का टॉप ड्रेसिंग है ऑन एन इंडियन सोयल विच इज इसेंशियल अनडेमोक्रेटिक। मतलब डेमोक्रेसी को और ज्यादा हमें सही करना है, लोगों तक पहुंचाना है, टॉप ड्रेसिंग से नीचे तक पहुंचाना है। तब लोग, नीचे वाले लोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी समझ जाएंगे, जब उनका भी मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होगा, जब वो भी सही और गलत का जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे, तो वो चीज क्या बनेगी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बनेगी। नेवरदलेस वी फाइंड मेंशन ऑफ द वर्ड मोरालिटी इन कंजंक्शन विथ पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर सही है तो मोरालिटी हमको ऐसे समझ में आता है। आर्टिकल 19 फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इंडिया गोट लेटेंट, तो लोग हर्ट हो रहे हैं, लोगों में एक पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है, तो हमें मोरालिटी का ध्यान आ रहा है।
आर्टिकल 25 और 26 में भी ऐसे ही सब क्लॉजेज हैं जहां पे मोरालिटी एज अ रीस्ट्रेंट, एज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मेंशन्ड है, जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उनके। तो मोरालिटी गिवन है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लिखा नहीं है, बट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़े बड़े जजमेंट दिए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। फॉर एग्जांपल नौतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें आईपीसी का सेक्शन 377 का वो हिस्सा जिसमें बात हो रहा था गे राइट्स का, है ना, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम बनाया गया था। तो होमोसेक्सुअलिटी इज अ क्राइम बिकॉज ऑफ लोगों का मोरालिटी कि नहीं नहीं ये तो गलत है, तो उसमें और कुछ लॉजिक नहीं था। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, तो प्राइवेसी में कोई होमोसेक्सुअल है कि हेट्रोसेक्सुअल है, वो क्राइम कैसे हो सकता है, इसीलिए इसको हटा दिया गया। अगर आज भी अगर आपको होमोसेक्सुअलिटी गलत लगता है, तो इसका मतलब आपका जो मोरालिटी है वो अपने हिसाब से सही गलत सोचता है, वो कल्चरल मोरालिटी है, वो ट्रेडिशनल मोरालिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है। आपका मोरालिटी कस्टमरी मोरालिटी है, कस्टमरी मोरालिटी। और इनफैक्ट इसके ऊपर यूपीएससी ने ऐसे भी पूछा हुआ है, कस्टमरी मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर। बैलेंसिंग ट्रेडिशन विथ प्रोग्रेसिव रिफॉर्म, और भी केसेस हैं। फॉर एग्जांपल नौतेज सिंह जौहर केस हो गया, सबरीमाला केस, सबरीमाला जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ सबरीमाला जो टेम्पल है उसमें वुमेन का एंट्री जो है वो क्या होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए। और भी केसेस हैं, केशवानंद भारती केस तो बहुत पुराना केस है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे बात होती है। नौतेज सिंह जौहर केस, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस था, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके पहले एडल्ट्री एक क्राइम था। एडल्ट्री मतलब अगर कोई मैरिड विमेन है, वो मैरिड विमेन किसी और के साथ अफेयर रखती है, तो उसमें वो मैरिड वुमेन को जेल होगा और साथ में उस दूसरे इंसान को जेल होगा जिसके साथ वो अफेयर रखती है, मतलब दोनों एक क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मैरिड मैन है, मैरिड मैन वो किसी के साथ अफेयर रखता है, किसी भी गर्ल के साथ जो मैरिड नहीं है, वो एक क्रिमिनल चीज नहीं माना जाता था। तो यहां पे भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। एक पुरानी मेंटेलिटी है, एक पुराना ओल्ड ट्रेडिशनल मोरालिटी चल रहा है, एक कस्टम से डेराइव कस्टमरीली मोरालिटी चल रहा है कि वुमेन आर द प्रॉपर्टी ऑफ मैन। मतलब मैन अगर शादीशुदा है, वो अगर किसी इलिसिट अफेयर में जा रहा है किसी नॉन मैरिड लड़की के साथ, दैट इज नॉट ए क्राइम। बट अगर वुमेन किसी मैरिड वुमेन किसी के साथ जा रही है रिलेशनशिप में, दैट इज अ क्राइम। बट यहां तक सिर्फ बात नहीं था, बात यह भी था अगर मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड के कंसेंट से किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रही है या अफेयर में जा रही है, तो वो क्राइम नहीं था। मतलब अगर हस्बैंड अलाउ करता है तो दैट इज नॉट अ क्राइम। इसका मतलब वुमेन, मैरिड वुमेन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैन। तो ये एक पुरानी मेंटेलिटी थी, एक कस्टमरी मोरालिटी थी। अभी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन मैन एंड वुमेन दोनों को सेम मानता है, इक्वल मानता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या कहता है कि ये जो क्लॉज था वो क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, पब्लिक मोरालिटी वाला। गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सेकंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जितना इंपॉर्टेंट माना गया। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट द वर्ड मोरालिटी इन आर्टिकल 25 एंड 26 मस्ट मीन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड नॉट पॉपुलर मोरालिटी और कस्टमरी मोरालिटी। ठीक है, तो मोरालिटी क्या करता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, लोगों के जो भी फ्रीडम्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उन पे एक क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन कैसा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, वैसे ही सबरीमाला जजमेंट तो हमने एक्सपेंड कर ही दिया। अब ये क्वेश्चन है 2021, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फेसेट्स। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट जुडिशियल डिसीजन। तो ये पूरा जो मेंस का क्वेश्चन है, जिसको आप आराम से लिख सकते हो, जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली उसके बेसिस पे। टॉपिक नंबर 3, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। व्हाट आर द इंडियाज सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड एंड व्हाई इज डिमांड फॉर सच बॉन्ड वीक। सॉवरेन किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट को सॉवरेन बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक सॉवरेन एंटिटी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई गवर्नमेंट है क्या इंडिया में या किसी भी कंट्री में, नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोलोगे आप, एक सॉवरेन एंटिटी बोलोगे। वो जो डिसीजन लेगा वो हाईएस्ट लेवल का डिसीजन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई बॉन्ड इशू करता है, बॉन्ड का मतलब एक पेपर इशू करता है कि आप उस पेपर को खरीदो
और खरीदोगे मतलब आप पैसा दे रहे हो गवर्नमेंट को पेपर खरीदने के लिए, और गवर्नमेंट उस पेपर पे क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप विथ इंटरेस्ट वो पेपर लौटा सकते हो गवर्नमेंट को। तो बदले में आपको क्या मिल गया, आपका पुराना पैसा भी मिल गया और इंटरेस्ट भी मिल गया। तो उसको बोलते हैं बॉन्ड। मतलब गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेन और कलेक्ट सम मनी और टेक सम मनी और बोरो सम मनी फ्रॉम पीपल और अदर पर्सन। तो अगर मनी बोरो कर रही है तो मनी बोरो कर रही है, बदले में कुछ पेपर देना होगा, उसी पेपर को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। बाद में वो पेपर रिटर्न होगा तो गवर्नमेंट विथ इंटरेस्ट मनी देगी। तो अभी क्या है, सॉवरेन बॉन्ड मतलब वही चीज हो गया। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड मतलब कि वो सारा का सारा जो पैसा बोरो किया जा रहा है, मनी बोरो किया जा रहा है, वो सारा का सारा पैसा कहाँ यूटिलाइज होगा, रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज होगा, जहां पे गवर्नमेंट अपना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को क्या कर रखना चाह रही है, कम से कम रखना चाह रही है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में यूज होगा। तो अभी ये आर्टिकल ये कहता है। और जब ग्रीन बॉन्ड की बात होती है तो ग्रीन बॉन्ड में गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि बाकी कंट्रीज में भी ऐसा है कि ग्रीन बॉन्ड में जब सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च होता है तो ग्रीन बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट कम रखती है। मतलब अगर आप एक नॉर्मल बॉन्ड खरीद रहे हो तो गवर्नमेंट आपको 8% 9% इंटरेस्ट पे कर रही है, और ग्रीन बॉन्ड में 5% 6% ही कर रही है कि ये ग्रीन बॉन्ड है, ये देश के काम आ रहा है, ये क्लाइमेट चेंज को रोकने के काम आ रहा है, पूरे वर्ल्ड के काम आ रहा है, और ग्रीन वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट जरूर होगा, जरूर होगा, तो आपके पैसे और साथ में इंटरेस्ट आपको जरूर मिलेगा। तो उस पर एक हल्का सा प्रीमियम आ जाता है, ज्यादा लोग ग्रीन बॉन्ड खरीदना चाहते हैं। तो इसका मतलब गवर्नमेंट कम इंटरेस्ट में भी ग्रीन बॉन्ड बेच सकती है, कम इंटरेस्ट में ग्रीन बॉन्ड बेच सकती है, उसको ग्रीनियम बोलते हैं। ग्रीनियम मतलब ग्रीन बॉन्ड पे सब खरीदने में लगे हैं, सब खरीदने में लगे हैं तो एक प्रीमियम पे बिक रहा है, मतलब उस पे आपको इंटरेस्ट कम मिल रहा है, वही चीज प्रीमियम है उसका। तो ग्रीनियम को क्या बोलते हैं, लो इंटरेस्ट रेट्स ऑन ग्रीन बॉन्ड। मतलब गवर्नमेंट का फायदा ज्यादा है, एक गवर्नमेंट उसको ज्यादा प्रीमियम में लॉन्च कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनियम। बट यहां हालत ऐसी है इंडिया में कि इंडिया ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च तो किया है बट कोई ग्रीनियम नहीं मिल रहा है, लोग खरीद ही नहीं रहे। खरीद नहीं रहे मतलब लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, पैसे कम आ रहे हैं। दिस इज द समरी ऑफ द होल स्टोरी जो मैंने अभी बताया। इंडिया हैज इशूड सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड टू फंड इट्स लो कार्बन ट्रांजिशन बट इन्वेस्टर डिमांड रिमेन्स वीक। ग्रीनियम मैंने आपको समझा ही दिया। विथ लिमिटेड इन्वेस्टर इंटरेस्ट इंडिया इज रिलाइंग ऑन जनरल रेवेन्यू, है ना, तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट क्या है, कम है। ग्रीनियम रेफर्स टू द लोअर बोरोइंग कॉस्ट, गवर्नमेंट का बोरोइंग कॉस्ट क्या है, लोअर, एसोसिएटेड विद ग्रीन बॉन्ड टिपिकली रिफ्लेक्टिंग हायर इन्वेस्टर डिमांड फॉर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ग्रीनियम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, सॉवरेन मतलब गवर्नमेंट निकाल रही है, ग्रीन मतलब ग्रीन काम के लिए निकाल रही है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन मिनिमम होने वाला है। गवर्नमेंट के नाम पे ये सारे बॉन्ड्स कौन इशू करता है, आरबीआई करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, बहुत ज्यादा। दे आर डेट सिक्योरिटीज यूज्ड टू फाइनेंस एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट लाइक रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, विथ ओवरसाइट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। एम क्या है, रेज कैपिटल फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट, प्रोमोट लो कार्बन ट्रांजिशन। इंडिया को 2070 तक क्या हो जाना है, नेट जीरो कार्बन कंट्री बन जाना है। इनकरेज ग्रीन फाइनेंसिंग, ग्रीन फाइनेंसिंग क्या होना चाहिए, इनकरेज होना चाहिए। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है, अनाउंस इन यूनियन बजट 2022-23 टू मोबिलाइज रिसोर्स फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ओवरऑल मार्केट बोरोइंग। ठीक है, तो ये है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का बेनिफिट, नया इनिशिएटिव है, 2022-23 में गवर्नमेंट पहली बार लेके आई इंडिया में। लोकल मार्केट को ग्रो कराएगा, कैपिटल इनफ्लोज बढ़ेगा, नेशनल करेंसी स्ट्रेंथन होगी क्योंकि फॉरेन से लोग इन्वेस्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगा, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी तो नेशनल करेंसी स्ट्रांग होगा, इंक्रीज डिमांड, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ग्रीन बॉन्ड और सॉवरेन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड मतलब वैसा बॉन्ड जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सॉवरेन बॉन्ड वैसा बॉन्ड जो गवर्नमेंट निकाल रही है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और गवर्नमेंट भी निकाल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, वाई इज डिमांड फॉर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वीक, वीक क्यों है, ग्लोबली ग्रीनियम रीचेज 7-8 बेसिस पॉइंट बट इन इंडिया दे रिमेन एट जस्ट 2-3 बेसिस पॉइंट, है ना। दिस मेक SGRB sovereign green bond a less attractive funding source, restricting their expansion. Liquidity constraints है, small size issues है, and investor holding bond until maturity have stifled secondary market trading. मतलब मैच्योरिटी तक इन्वेस्टर को वो बॉन्ड होल्ड करना है,
वो बॉन्ड जो है इन्वेस्टर सेकेंडरी मार्केट में किसी और से नहीं बेच सकता। मतलब आपने बॉन्ड खरीदा, आप मुझे बेचना चाहते हो 1 साल बाद, तो मुझे नहीं बेच के जा सकते हो। अगर उसका मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर है तो 5 ईयर तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको होल्ड नहीं करना है, आप कभी भी किसी को बेच सकते हो, कभी भी कोई खरीद सकता है, तो वैसे केसेस में इसकी प्रीमियम ज़्यादा मिलता। लैक ऑफ इम्पैक्ट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट, India lacks a strong network of social impact fund and responsible investment mandates, which in other market drive demand in green bond. Impact क्या है? Sufficient fund ही नहीं मिल पा रहा। Now key features क्या है? Dedicated use of proceeds, lower interest rate, foreign investor participation, है ना, ये सारा जो है फॉरेन इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट करें। सेकेंडरी मार्केट का जो लिक्विडिटी है, जैसे एक बार गवर्नमेंट से आपने खरीद लिया, अब आप मुझे बेच सको, मैं आपको बेच सकूं, ये सब क्या है? सेकेंडरी मार्केट है। उसका लिक्विडिटी लिमिटेड है इंडिया में, पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क है। ये सब की फीचर्स हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के एडवांटेज क्या होता? सिक्योरिटी, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, रिस्क भी प्रोजेक्ट हो जाते। रिस्क क्या इन्वॉल्व है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के साथ? ग्रीन वॉशिंग का पोटेंशियल है। अब ग्रीन वॉशिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग? There is a concern that the environmental benefit promised by project funded through these bond might be overstated or misrepresented. मतलब जितना environmental benefit बताया जाए उतना हो ही नहीं, तो जितना environmental benefit बताया जाए उतना है ही नहीं, उसी को बोलते हैं green washing. Credit rating sensitivity for government seeking international investor, the attractiveness of these bond is heavily influenced by the country's credit rating, which reflects the overall risk of investing in such bond. Way forward क्या है? Exploring sustainability bond. A World Bank report highlights that emerging market issue more sustainability bond with finance both green and social project compared to advanced economies that focus socially on green bond. तो ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट बोल रहा है कि इमर्जिंग मार्केट ज़्यादा सस्टेनेबल बॉन्ड को लेके आती हैं, बट इंडिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेके नहीं आ रहा। तो इंडिया को बाकी कंट्रीज से सीखने की ज़रूरत है। पोस्ट इशुएंस, एक बार जब ग्रीन बॉन्ड इशू हो गया उसके बाद उसका रिपोर्टिंग ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, एलोकेशन ईजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया और एलोकेशन में टाइम लग रहा है। डिलेड एलोकेशन एंड इम्पैक्ट रिपोर्ट्स रिड्यूस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। Investors rely on these reports to assess fund utilization and refine their data. However, India's 2023-24 allocation report is yet to be published, affecting transparency and trust. हमारा 2023-24 का जो रिपोर्ट है अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ, तो रिलीज ही नहीं हुआ तो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। लेवरेजिंग मल्टीलैटरल पार्टनरशिप, इंडिया को मल्टीलैटरल पार्टनरशिप को लेवरेज करना पड़ेगा। इंडिया सॉवरन रेटिंग जो होता है ना, गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू कर रही है उसका रेटिंग जो है बहुत पुअर होता है कंपेयर टू बाकी डेवलप्ड कंट्री यूएस वगैरह, तो ये भी इशू क्रिएट कर रहा है। तो आई होप तीनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।